गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखिए यूनिट नंबर 1 जो फंडामेंटल की आती है, देखिए उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है कि अभी तक हमने केवल इंट्रो पार्ट आता है वो डिस्कस किया है। ठीक है, जो बेसिक कंप्यूटर के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं आपने किसी न किसी जगह पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है, या कंप्यूटर को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए इस यूनिट में बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, देखिए उसमें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। और इस वाले भाग में जो कंसेप्ट आता है, जो बेसिकली पूछा जा सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के जो भाग होते हैं वो पूछे जा सकते हैं कि कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली के भाग। ठीक है, पिछली बार 2 सवाल आपके यहां से पूछे गए थे कि कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपोनेंट्स आपके काम में लिए जाते हैं उनसे संबंधित पूछे जाते हैं। एक कंप्यूटर का नाम आप सभी ने सुना होगा, बताओ। कंप्यूटर में एक कंपोनेंट होता है या बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं? एक या एक से ज्यादा? देखो समझो, जहां पर भी सिस्टम शब्द आता है, जब भी सिस्टम वर्ड यूज होता है तो सिस्टम में एक कंपोनेंट होंगे या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। देखिए सिस्टम का मतलब भी क्या है? अगर हम कहेंगे सिस्टम शब्द को आप पढ़ोगे आगे बहुत डिटेल में, सिस्टम का मतलब होता है सेट ऑफ, ठीक है, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। हम कहते हैं कि संबंधित भागों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी सिस्टम जिसमें बहुत सारे भाग हैं लेकिन वो सब रिलेटेड है। अब अभी रिसेंटली एक पेपर में पूछा गया था कि कोई भी जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में कोई भी भाग आइदर क्या होता है, बताओ। हाँ, तो कंप्यूटर की जब भी बात करेंगे तो कंप्यूटर में कोई भी भाग या तो क्या माना जाता है, क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सर्दी लग रही है तुम्हें? अरे हाँ या ना तो बोलो। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे तुम हैं? हम्म हार्डवेयर या फिर क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो मुझे लगना तो चाहिए ना कि तुम बोलते हो, बोलना आता है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 तरह के भाग होते हैं कंप्यूटर में। एक तो कोई भी भाग हार्डवेयर होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम में देखो इस यूनिट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर और किसके बारे में बनते हैं? सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो अब पहली चीज याद रखनी है कि हार्डवेयर क्या होता है। कोई तुमसे पूछे हार्डवेयर क्या होता है, बताओ। ये मत बोलना जिसको छू सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी बोल लेना, बताओ। हम्म देख सकते हैं। अब फिजिकली क्या होता है? यही होता है, छू सकते हैं, वही तो होता है। और मटेरियल से बनी हुई चीज। और हम्म देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, अब ये थोड़ी आता है एग्जाम में निम्नलिखित में से किसे छू सकते हैं। हम ये बेसिक डेफिनेशन है तो याद रखना। देखो कंप्यूटर की जब भी बात करेंगे तो कंप्यूटर की कहानी में जैसे आपने सुना होगा, कोई भी कंप्यूटर देखें, ठीक है, आज के समय में हम जो भी कंप्यूटर काम में लेते हैं, जैसे जनरली एग्जांपल कोई भी कंप्यूटर ले लेते हैं। आजकल हम जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उन कंप्यूटर को कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? माइक्रो। जैसे ये वाला कंप्यूटर देखा है सबने? अरे देखियो, चलिए। तो यहाँ पे इस कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जितनी भी कंपोनेंट्स आपको यहां पर दिखाई देते हैं इन्हें कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट। ये जितने भी पार्ट आपको दिखाई देते हैं इन सभी को कंप्यूटर के कौन से भाग के बारे में कहा जाता है? भौतिक भाग। और याद रखना कि जितने भी फिजिकल कंपोनेंट जिनसे कोई कंप्यूटर सिस्टम बना होता है उन सभी भागों को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? हार्डवेयर।
तो यार एक ना फिजिकल कंपोनेंट जब भी वर्ड यूज हो तो वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर। आप देखो समझो कि आप सबको पता होगा कि ये एक हार्डवेयर है, और इस हार्डवेयर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं कि इसको? नहीं, इसको केवल और केवल हम किस नाम से जानते हैं? मॉनिटर कहते हैं। और मॉनिटर आपके कंप्यूटर में इनपुट के काम आता है या आउटपुट के? आउटपुट। तो ये एक प्रकार का भाग है जो कंप्यूटर में केवल और केवल किस रूप में काम में लिया जाता है? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये पार्ट है, इस वाली डिवाइस को हम क्या कहते हैं? कीबोर्ड। और कीबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट के काम आता है या आउटपुट के? तो ये डिवाइस कंसीडर की जाती है कंप्यूटर में एज ए किसके रूप में? इनपुट डिवाइस। तो इसी तरीके से यहां पर ये सब दिखाई दे रहे हैं जो पार्ट है, ये कौन सा है? माउस। माउस इनपुट होता है या आउटपुट होता है? इनपुट होता है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए, अगला जो पार्ट आपको ये दिखाई देता है इसे क्या कहते हैं? सीपीयू। ऐसे थोड़ी होता है, बाहर का देखो तो कैबिनेट, अंदर का देखो तो। अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर में अवेलेबल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? मदरबोर्ड से। ठीक है, तो याद रखना ये जो पार्ट होता है जस्ट इसे कहा जाता है कैबिनेट कहते हैं। ये जो पार्ट आपका दिया कैबिनेट, या फिर इसे जनरली क्या कह सकते हैं? केस। अब वास्तव में कंपोनेंट्स की जब बात की, क्योंकि कई बार लोग यहां पर इसको मान लेते हैं सीपीयू, पूरी दुनिया ही इसको क्या कहती है? सीपीयू। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीपीयू को कहां रखा जाता है? सीपीयू को कहां रखा जाता है? देखो, ठीक है, तो अभी तक तो मतलब जिनको नहीं पता था उनका उत्तर साइड में था। पता है मेरे को, साइड में क्वेश्चन भी आता है ना, ऑप्शन यही आता है, साइड में, टेबल के नीचे। ठीक है, तो याद रखना एक्चुअल में सीपीयू कहाँ है वो समझना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो एक कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके काम में लिए जाते हैं। आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये किसी भी सिस्टम का बैक पैनल कहलाता है। ठीक है, ये जो कैबिनेट है उस कैबिनेट का बैक पैनल है। ठीक है, इस पर्टिकुलर भाग में जो भी पार्ट आपको दिखाई देते हैं वो आपको इस वाले पार्ट में अंदर इसके ये लगा होता है। ठीक है, अंदर जो पार्ट लगा होता है वो ये पार्ट होता है। इसे जनरली हम सामान्य रूप से जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कह सकते हैं, या इस वाले पार्ट को ही हम किस नाम से भी जान सकते हैं? सर्किट बोर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था पीसीबी का पूरा नाम। तो पीसीबी का पूरा नाम क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपके जो भी भाग होते हैं वो कंप्यूटर में इससे जुड़े होते हैं, इसलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है बैकबोन। ये हम कहते हैं कि इसे कंसीडर किया जाता है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो समझो कि ये जो पार्ट है आपके इस वाले भाग के अंदर ये है, ये जो आपको दिखाई देते हैं इसे बैक पैनल में ये सब दिखाई देते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ने के काम में लिए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। ठीक है, आपकी जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस, क्या हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवाइस बाह्य रूप से जुड़ने हैं, और बाह्य रूप से जुड़ने वाली सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस कहते हैं? कौन सी? पेरिफेरल डिवाइस। जैसे आपका प्रिंटर हो सकता है, आपका स्पीकर हो सकता है। इसी तरीके से पहले क्या किया गया था? पीछे ये छोड़े गए थे। तो ये इन पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाता है एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन क्या कहा जाता है? स्लोट कहा जाता है। कि भाई भविष्य में कोई चीज अगर आपको लगानी है तो उसके लिए एक्सपेंशन स्लोट, जैसे ग्राफिक्स कार्ड पहले नहीं चाहिए था अब चाहिए तो लगा दो। ठीक है, ये सब जैसे होता है ना कि अपने अभी एक मंजिल बनानी है, बाद में दूसरी मंजिल बनानी है, तो हम क्या करते हैं? ऊपर पिलर छोड़ देते हैं ताकि पिलर से आगे जोड़ के क्या कर देंगे? आगे बना देंगे। तो यहां पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बैक पैनल में, ये बहुत सारे पार्ट होते हैं, और इन्हें हम जनरली किस नाम से जानते हैं? पोर्ट के नाम से जानते हैं। अब इस पर्टिकुलर पार्ट पे ये जो दिखाई देता है
इस जगह को हम कहते हैं सीपीयू सॉकेट। क्या कहते हैं? सीपीयू सॉकेट। और इस सीपीयू सॉकेट के अंतर्गत एक माइक्रोचिप लगी होती है जो इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, ये जो पार्ट आपका दिखाई देता है जिसे हम जनरली सीपीयू कहते हैं, आजकल माइक्रो कंप्यूटर में काम में लेते हैं, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसिंग करने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर। और ये लगा होता है इस जगह पे। तो यहां पे ये जितनी भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब फिजिकली अवेलेबल है। और जितने भी फिजिकल कंपोनेंट अवेलेबल होते हैं जिनसे कोई कंप्यूटर सिस्टम बना होता है, तो उन सभी भागों को हम कंप्यूटर का जो भाग कहेंगे वो कौन सा पार्ट कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। तो यहां पे याद रखना, ईच एंड एवरी फिजिकल कंपोनेंट अवेलेबल इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज हार्डवेयर। और हार्डवेयर का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किया जाता है कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में सबसे पहले क्या होता है? इनपुट। और इनपुट करने के लिए क्या चाहिए? इनपुट डिवाइस। फिर इस कैबिनेट के अंतर्गत हमने कहा कि एक भाग लगा होता है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग होती है, ऊपर सारे जितने भी भाग इसी पे लगे होते हैं, इसलिए सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है सीपीयू, और दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? रैम। और ये जितने भी पार्ट होते हैं वो केवल और केवल कौन से कार्य में काम आते हैं? प्रोसेस। और प्रोसेस के बाद में हमें क्या मिलता है? आउटपुट। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक साइकिल पे काम करता है। वो आपकी कौन सी साइकिल होती है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो प्राइमरी रूप से कंप्यूटर में आपके चार कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे पहला कंपोनेंट कौन सा वाला माना जाएगा? इनपुट डिवाइस। तो ये दूसरा जो पार्ट कंपोनेंट माना जाएगा कौन होता है? सीपीयू। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट कंप्यूटर का जो भाग माना जाता है जो कि कौन सा पार्ट कहलाता है? आप कह रहे तीसरा जो पार्ट आपका माना जाता है जो कि कौन सा? मेमोरी यूनिट, मेमोरी की जो पार्ट। और चौथा पार्ट माना जाता है वो कौन सा? आउटपुट। अब पिछली बार पेपर में एक सवाल तो आया था यहां से कि निम्नलिखित में से कौन एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, एक सवाल पूछा गया था यहां से, बैंकिंग के क्षेत्र में सबसे अधिक काम में ली जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? एमआईसीआर। ठीक है, टोटल 4 सवाल पूछे गए थे आपके, कहां से? मेमोरी से। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में एग्जाम्पल्स पर बेस है। अब इसमें हम सीपीयू और मेमोरी ये जो पार्ट है इन दोनों को यहां पे हम स्किप कर देते हैं, और ये हम आगे पढ़ेंगे। एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जिसका नाम कौन सा है? सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्ट। वहां हम पढ़ेंगे क्योंकि वहां पर दिया हुआ है सीपीयू एंड सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इस यूनिट में बेसिकली हमें यहाँ पे जो पढ़ना है इनपुट डिवाइस के बारे में और आउटपुट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चंस नहीं आते हो, लेकिन एग्जाम में आजकल कुछ नए क्वेश्चंस भी बनने लगे हैं। जैसे अभी जैसे क्वेश्चन आ गया कि ठीक है, जिन लोगों को दिखाई नहीं देता उनके लिए विशेष तौर से एक डिस्प्ले डिवाइस डिजाइन की गई है, और उस डिजाइन को क्या, उसे क्या कहा जाता है? जैसे दृष्टि बाधित व्यक्ति है कोई और उसे दिखाई नहीं देता, तो उसे अगर आप कोई चीज डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं ब्रेली डिस्प्ले। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया। या फिर एग्जाम में कई बार ऐसा आ जाता है कि जैसे टेक्स्ट को स्पीच में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, टेक्स्ट जैसे होता है ना, मैसेज आया, मेरे को तो पढ़ना ही नहीं आता लेकिन मैं सुन तो सकता हूं उस मैसेज को, तो उस टेक्स्ट को स्पीच में बदलने वाला भाग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं स्पीच सिंथेसाइजर या वॉइस सिंथेसाइजर। तो एग्जाम में क्या होता है, कुछ नए क्वेश्चंस बने। जैसे एक एग्जाम में ऐसा आ गया, एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ नहीं है, उसे इनपुट लेने का सबसे आसान तरीका क्या है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। आप वॉइस के रूप में इनपुट कर सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम पर बेस। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन है जिन्हें पर्सनल असिस्टेंट कहते हैं,
जैसे एंड्रॉइड में गूगल असिस्टेंट, ठीक है, आईफोन में सिरी, विंडोज में कोटाना, ये सब क्या कहलाती है? वॉइस असिस्टेंट एप्लीकेशंस कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली आते हैं कि कौन आपके यहाँ पे, जैसा अभी क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन था अभी सूचना साइक में, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हम क्या, कई बार क्या होता है जब सिंपल क्वेश्चन आता है ना तो उसमें हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि टच पैड में इनपुट करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं। अभी क्वेश्चन आया सूचना, टच पैड में इनपुट करने के लिए सामान्यतः हम किसका उपयोग करते हैं। अब टच पैड सबको पता है सबको कहाँ काम आता है, लैपटॉप में बीच में होता है ना। अब सबको पता है कि टच पैड पे काम करते टाइम हम अंगुली से इनपुट करते हैं, उत्तर भी अंगुली था, लेकिन हम सोचे अंगुली थोड़ी होगा, स्टाइलस होगा, आधे ने क्या कर दिया उसका स्टाइल। अब जैसे कई क्वेश्चन होते हैं कि हमारे एकदम सामने, जैसे एक क्वेश्चन था इनपुट से संबंधित था कि एक आधार कार्ड पर डेटा को इनपुट करने के लिए सामान्यतः एक क्यूआर कोड होता है। उस क्यूआर कोड पर डेटा को डिटेक्ट करने के लिए 3 बिंदु होते हैं, जिसमें 2 बिंदु ऊपर की ओर दाएं और बाईं ओर होते हैं। तो बताइए तीसरा बिंदु कहाँ होता है? नीचे की ओर, लेफ्ट में। और आधार कार्ड सबके साथ था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाया, आगे नहीं देखा पीछे देखा, और जैसे ही पीछे देखा तो वो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया आपके। देखिए, जबकि आधार कार्ड में लेफ्ट में नीचे की ओर तीसरा आपका बिंदु होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था आईए में। ठीक है, अभी ये दोनों क्वेश्चन आईए में आए तो इसे देखो। और क्वेश्चन को कई बार क्या होता है लैंग्वेज में फंसाते हैं, जैसे सिस्टम असिस्टेंट का पेपर हुआ, उस एग्जाम में कैसा सवाल बना कि एक व्यक्ति अपनी बेटी के साथ में बाजार में सब्जी लेने गया। ठीक है, बाजार में सब्जी खरीदते समय उसे याद आया कि महीने का अंतिम समय चल रहा है और उसकी ईएमआई जो है वो आ गई है, और उसे ईएमआई का भुगतान करना है, जिसके लिए उसने देखा उसके बैग में एक चेक बुक रखी थी, और इस चेक बुक को लेकर वो बैंक गया। ठीक है, जब वो चेक भर रहा था तो उसकी बेटी उससे बहुत ध्यान से देख रही थी, और उसने जाते समय पापा से पूछा कि वो चेक बुक पर नीचे जो अंक लिखे थे उन्हें चेक करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? रमेशिया। लेकिन उसमें एक पैराग्राफ था, पूरा पूरा एक पैराग्राफ था। अब पैराग्राफ में पढ़ने में क्या लगता टाइम, लेकिन वो सीधा भी क्वेश्चन, और एमआईसीआर का क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ गया। 2018 के पेपर में आया, अभी के पेपर में आया, सिस्टम असिस्टेंट के पेपर में आया, कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में आया, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब कभी इसमें फुल फॉर्म आ जाती है, कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, इस यूनिट में मेजर रूप से हम यहाँ पर एक दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, बाकी सब यहाँ पर आगे देखेंगे। तो यार कि कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो पहला भाग होता है आपका हार्डवेयर, और इन हार्डवेयर को उपयोग में लेने के लिए, मैनेज करने के लिए आपके जिन भागों का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो एग्जाम में पिछली बार एक सिंपल क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर का कि निम्नलिखित में से कौन एक, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन था। उसमें नाम लिखा हुआ था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, भाषा अनुवादक और डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो कौन सा था? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें, और नहीं तो कभी कभी आजकल नए नाम आ जाते हैं, जैसे फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। ठीक है, आपके ऐसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की विशेषताएं होती है, उसके उदाहरण होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहला जो पार्ट हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें याद रखना, अभी जैसे एक पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी भागों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला भाग हार्डवेयर और दूसरा क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले ये, और इसमें हार्डवेयर लिखो सबसे पहले। ट्यूशन हो गए थे सारे लास्ट पे टेस्ट में है? अरे कर लिए थे क्या क्वेश्चन? कर लिए सारे? उस
कोई नहीं, तो यही होना चाहिए। अभी सॉल्व कराऊंगा मैं इसको आज रात्रि 9 बजे। हम्म। वही पेपर तो मैं नाइट में ही सॉल्व कराता हूँ, तो रात 9 बजे हम मिलेंगे। उसमें 100 क्वेश्चन जो भी हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, और वो 100 क्वेश्चन वो केवल और केवल तुम्हारे उसी में से थे, 300 में से, 350 में से। मैं बता के भी गया था कि ये पढ़ के जाना, याद करना, और उसी में से सवाल आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करिए। तो हार्डवेयर में लिखिए, हेडिंग डालिए हार्डवेयर। ऐसा कोई जो आज पहली बार आया तुम में से? कोई बात नहीं। क्या किया हुआ मैडम? क्या किया है पढ़ाई में? ग्रेजुएट किस में? तो आर्ट्स वाले तो अलाउ ही नहीं है ना कंप्यूटर अनुदेशक में। पीजीटी की? कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अनुदेशक के लिए। बीए वाले तो इलिजिबल नहीं है ना? बीए के साथ डिप्लोमा किया हुआ है क्या कुछ? कौन सा? कौन सा? कोई बात। क्लास के बाद में मिलना मेरे से, मैं बताऊंगा कौन सा किया है। और कौन है? बीसी किया है, ठीक है। कहाँ से? राजस्थान यूनिवर्सिटी से, बढ़िया है। अभी चल रही है, हो गई? एमबी क्यों की? तो एमबी तो कोई मतलब ही नहीं। बीसी के बाद में एमसीए करते। एमबी मन नहीं था। कोई बात नहीं। और कौन? हम्म। कोई बात नहीं। और तुमने बीसीए कहाँ से? अच्छा, कौन सा बैच? और एमसीए वहीं से? इंटीग्रेटेड? और कोई और? बीएससी आईटी कहाँ से? अजमेर में? बढ़िया है। और कौन है आज? हम्म। क्या किया मैडम? एमएससी? सीएस, हाँ। मैं एमएससी तो और इसमें भी होती है। बीसीए कहाँ से? अच्छा, बीएमयू से, ठीक है। और और कोई आया? हाँ। कहाँ से? भरतपुर है बीसीए कॉलेज? हम्म। अच्छा, भरतपुर में है क्या बीसीए कॉलेज उधर? अभी तो क्या है कि बीसीए कॉलेज अब तो यूनिवर्सिटी भी अलॉट हो गई ना शायद उधर, है ना? यूनिवर्सिटी। बढ़िया है। देखो बढ़िया से तैयारी करो। देखो वैकेंसीज तो देखो, ये तो है ही, इसके अलावा पैरेलल में बहुत सारी पाइपलाइनिंग में है। बीसीए वालों को तो एक वैकेंसी और आएगी डी ट्रिपल एस बी की, 675 पोस्ट है। ठीक है। इसके अलावा अभी जो सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है वो खाली हो गया है। 230 सीटें थी, जिसमें से 160 पोस्ट तो खाली हो गई, सब आईए में चले गए। एक लिस्ट आनी बाकी आई है कि 120 जनों की, क्या पता ये बची हुई और खाली हो जाए। तो सिस्टम असिस्टेंट फिर से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम असिस्टेंट में जिन जिन का हुआ था उन्होंने छोड़कर क्या ज्वाइन कर लिया, आईए। और ऐसे ही सूचना है कि 2000 पोस्ट नई क्रिएट हो गई है आईए की। जो पुराना हुआ ना उसके बाद नई पोस्ट क्रिएट और हो गई है 2000 की। तो ऐसे ही ये बहुत सारी वैकेंसी, और मैं तो कहता हूँ ये 2000 पोस्ट भी बहुत है। आप इसको 2000 मान के ना चले, जैसे आलोक राज जी का स्टेटमेंट था ना कि इनको 2000 मान कर ना चलने, इनको डबल मान के चलने। क्योंकि सरकार बाद में क्या हो सकती है, इनको बढ़ा भी सकती है। तो ये जैसे हर वैकेंसी में बढ़ाया, तो बाद में अगर हो सकता है कि आपने तैयारी नहीं करी हो और फिर उसके बाद में पोस्ट बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अभी बहुत टाइम है। और इस तैयारी से तो बीच में आने वाले सब एग्जाम दे सकते हो आप, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, चाहे कोई और बीच में कोई एग्जाम भी नहीं है अब। केवल बीच में एक सीईटी का एग्जाम है।
और वो सीईटी का एग्जाम तो इसी से क्वालिफाई कर जाओगे तुम, अगर इसी फर्स्ट पेपर ढंग से पढ़ लिया तो सीईटी क्वालिफाई है। ठीक है, टेक्स्ट असिस्टेंट के एग्जाम को ध्यान रखना, जो जो इलिजिबल है हिंदी इंग्लिश साथ साथ में पढ़ लेना। टेक्स्ट असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कंपटीशन ना के बराबर है। पहली बात तो उसमें लास्ट तक लोगों को नहीं पता चलता कि उसमें इलिजिबल कौन है। ठीक है, इलिजिबल केवल वही है जो आईए में इलिजिबल है, जो सूचना सैक में इलिजिबल हो, सब किस में इलिजिबल है, टेक्स्ट असिस्टेंट में। सबको लगता है टेक्स्ट के नाम से वो अकाउंट्स वालों की बढ़ती है, कॉमर्स वालों की बढ़ती है, जबकि पिछली बार तो फॉर्म ही 26,000 आए। कोपा वाले को शायद आईए में इलिजिबल है तो ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो उसी में भी हो जाता है। हाँ, पीजीडीसी, पीजीडीसी एवरग्रीन है। हम्म। अरे तो यार, तो तुम क्या मान दो, पीजीडी से नॉर्मल कोई डिग्री है क्या? है, पीजीडी से हाई फाई डिग्री है। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। तुम्हें पता है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर पीजीटी के लिए, अब तो बीएड कर दिया, पहले क्या था कि अगर आपको भरना है तो बीटेक, बीटेक सीएसओ प्लस आपको क्या चाहिए, पीजीडी से। पहले पीजीटी के लिए बोले कि कम से कम आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए या एमटेक होनी चाहिए। तो यहां पर ये, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद में डिप्लोमा होता है ये 1 साल का। ठीक है, तो लिखिए हार्डवेयर में लिखिए, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, एक कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत आने वाला, आने वाला कोई भी भौतिक भाग, कोई भी भौतिक भाग हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में हार्डवेयर को मुख्यतः, हार्डवेयर को मुख्यतः 4 वर्गों में, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो पार्ट आपका आता है जिसे क्या कहते हैं, सीपीयू, एक एक करके पढ़ेंगे इनको। सीपीयू के बाद में आपका दूसरा जो पार्ट आता है जिसे कौन सी डिवाइस कहते हैं, इनपुट डिवाइस। अगला जो पार्ट आपका आता है जिसे क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। और लास्ट में जैसे कि हम यहाँ पर मेमोरी कह सकते हैं, या कंप्यूटर के अंतर्गत डिफरेंट टाइप की कौन सी डिवाइस हो सकती है, स्टोरेज डिवाइस। तो जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ड डिस्क क्या है, तो हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ऑप्शन में आएगा हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो कोई भी नाम आ जाए जैसे बीसीआर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, पूछ लिया कि क्या है, तो हम कहते हैं इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये सब होते क्या है, हार्डवेयर होते हैं। ये सारे के सारे जो पार्ट माने जाते हैं फिजिकली अवेलेबल हैं, जिनसे मिलकर कोई भी कंप्यूटर सिस्टम बना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखो, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में सीपीयू तथा, सीपीयू तथा अन्य, अन्य संबंधित भाग, अन्य संबंधित हार्डवेयर या भाग, अन्य संबंधित भाग एक सर्किट बोर्ड, एक सर्किट बोर्ड पर जुड़े होते हैं, सर्किट बोर्ड पर जुड़े होते हैं, जिसे,
जिसे मदरबोर्ड या पीसीबी, मदरबोर्ड या पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत बाह्य रूप से जुड़ने वाले इनपुट आउटपुट संसाधनों को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है तथा इन्हें सीधे मदरबोर्ड से केबल तथा पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। केबल तथा पोर्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो याद रखना कि कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है, ठीक है, अलग से जोड़ी जाती है, उन सभी डिवाइसेस को कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस माना जाएगा? पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल में जैसे एक्सटर्नली कनेक्ट में जैसे आप क्या कनेक्ट कर सकते हो, जैसे प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, जैसे कि आप लोगों ने किसको कनेक्ट कर लिया? स्पीकर। ठीक है, हम कहते हैं कि वास्तविक रूप से यहां पर ऐसा कहा जाता है कि यहां पे नो रोल इन, ठीक है, किसमें रोल नहीं होता? जिनका प्रोसेसिंग में रोल नहीं होता। कई बार अब कई जने कहते हैं कि साहब यहां पे कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड कंप्यूटर की प्राइमरी डिवाइस है। ठीक, कीबोर्ड के बिना कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। जैसे आप कई बार क्या होता है कि आप पढ़ोगे कंप्यूटर में कीबोर्ड कनेक्टेड नहीं होगा, तो जब कंप्यूटर को चालू करते हैं उसी समय कंप्यूटर वार्निंग दे देगा कि यहाँ पे कीबोर्ड इज नॉट अटैच टू कंप्यूटर सिस्टम। और ये एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रूटीन टेस्ट होता है, ये आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो प्रिंटर के नहीं होने से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंप्यूटर कहता है कि भाई प्रिंटर नहीं है तो भी मैं प्रोसेस कर लूंगा, स्पीकर नहीं है तो भी मैं प्रोसेस कर लूंगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की कुछ डिवाइसेस होती है जो प्राइमरी होती है, जो मूल डिवाइस है, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। लेकिन उन डिवाइसेस के अलावा कंप्यूटर में जो भी एक्सटर्नल रूप से जोड़ी जाती है वो सभी डिवाइसेस कौन सी होती है? पेरिफेरल। और पेरिफेरल डिवाइसेस को जनरली कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट बनाया गया और उस फिजिकल डॉकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। देखिए, अब आपके कंप्यूटर में एक पोर्ट नहीं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पोर्ट का क्वेश्चन बन जाता है। रिसेंटली जैसा भी पेपर हुआ पटवार का, उस पेपर में आया कि फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे समझो कि आपके यहाँ पे ये सारे के सारे जो पोर्ट आपके अवेलेबल होते हैं वो कहां पर अवेलेबल है? मदरबोर्ड पे। अब इस मदरबोर्ड पे जब आप देखोगे तो इस मदरबोर्ड पे आपके बहुत सारे पोर्ट अवेलेबल होते हैं।
ठीक है। आपके इस बैक पैनल पे अगर आप देखोगे तो इस बैक पैनल पे इस तरीके के ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर पोर्ट्स होते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पोर्ट किस पर्पज के काम आता है। तो इस कैटेगरी में देखो, सबसे पहला जो पोर्ट होता है ये वाला। ठीक है, इस वाले पोर्ट को जनरली जिस नाम से जाना जाता है, कौन सा कहते हैं, PS2 पोर्ट। ठीक है, PS का मतलब क्या होता है, पर्सनल। ठीक है, पर्सनल सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, और ये आपका यूज किया जाता है ओल्डर कीबोर्ड। ठीक है, हम कहते हैं कि पुराने कीबोर्ड और किसको जोड़ने के काम आता है, माउस। तो यार ये पुराने समय में जो कीबोर्ड और माउस होते थे उन्हें जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता था, PS2। ठीक है, ऐसे ही यहां पर ये जो पोर्ट आपका यूज होता है, इस वाले पोर्ट को जनरली जिस नाम से जानते हैं, सीरियल, या इसी को क्या कहते हैं, कॉम पोर्ट। कॉम का मतलब कम्युनिकेशन से संबंधित। तो ये कनेक्ट करने के काम आता है, किसके काम आता है, ओल्डर मॉडेम। ठीक है, पुराने समय में जो मॉडेम काम में लिए जाते थे वो, या कहीं कहीं हम कहते हैं कीबोर्ड और माउस भी यूज होते थे। इसके बाद में यहां पर ये जो पोर्ट आपका यूज किया जाता है, जिसे जनरली किस नाम से जानते हैं, पैरेलल पोर्ट। ठीक है, पैरेलल पोर्ट जो जनरली आपका काम में लिया जाता था प्रिंटर और किसको कनेक्ट करने के काम आता था, स्कैनर। कि जहां मल्टीपल बिट एक साथ में ट्रांसमिट की जा सके, वो ये होता है। इसके बाद में ये जो पार्ट आपका दिया गया जिसका नाम कौन सा है, VGA पोर्ट। ठीक है, VGA का पूरा नाम क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, हम कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे के नाम से होता है। और नावेडेज दिस पोर्ट विल बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ HDMI। आजकल किससे रिप्लेस कर दिया गया, HDMI। HDMI का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ठीक है, तो याद रखना कि आजकल हम कहते हैं कि हाई क्वालिटी के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो जनरली ये कनेक्ट करता है आपकी कौन सी डिवाइस को, कनेक्ट, डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइस में जैसे आप किसका यूज करते हैं आजकल, जैसे मॉनिटर, जैसे टीवी, जैसे कि कौन हो सकता है, प्रोजेक्टर। ये सब कनेक्ट किससे होते हैं आजकल, HDMI। और भी बहुत सारे पोर्ट होते हैं, DVI पोर्ट होता है, लेकिन मेन आपके यही होते हैं। ठीक, इसके बाद में कंप्यूटर में सभी डिवाइस को समान रूप से जोड़ने वाला पोर्ट कौन सा है, USB। ठीक, USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। और ये प्रमुख रूप से आपके कंप्यूटर में किसके काम आता है, डेटा ट्रांसफर। ठीक है, डेटा ट्रांसफर। आप पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, कोई भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में सिमिलर मैनर में कनेक्ट करनी है तो किसका यूज करते हो, USB। ठीक है, आज यूएसबी के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। यूएसबी क्यों आया, तब में सब में समानता है कि बोले कि सबको सिमिलर मैनर में कनेक्ट किया जा सके। पहले आपने देखा होगा कि हर मोबाइल में चार्जिंग का पॉइंट अलग लगाता था। अब जब पॉइंट अलग अलग आता था तो केबल भी कैसी चाहिए, अलग अलग चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कि पहले आपके छोटी पिन, हम कहते हैं छोटे पिन का चार्जर है, मोटी पिन का चार्जर है, सैमसंग का चार्जर है, टाटा का। आज केवल क्या होना चाहिए, चार्जर। वो जो टाइप सी बोलते हैं वो किसका टाइप सी है, यूएसबी। यूएसबी टाइप सी पूरा नाम है। ठीक है, अभी दखल देने के बाद में यहां पर आईफोन को भी मजबूरी में अपने फोन में किसको शामिल करना पड़ा, टाइप सी। ठीक है, आने वाले समय में आईफोन क्या करेगा, एप्पल कंपनी बिजनेस में बहुत आगे है। वो कहेगा कि भाई मैं ये टाइप सी वाला पोर्ट ही नहीं दूंगा, वायरलेस यूज करो। अपना वायरलेस निकाल दिया ना उसने। तो भाई उसने क्या किया, पहले आपने ईयरबड्स बेचने थे तो डब्बे में से ईयरफोन गायब कर दिया। लोगों ने बाहर से खरीदा तो फोन में से ईयरफोन वाला पोर्ट ही गायब कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में उसको अपने केबल्स बेच, अडेप्टर बेचने थे। तो अडेप्टर बेचने थे तो फोन में केवल केबल थी, अडेप्टर गायब कर दिया। अडेप्टर भी के 2-2 हजार रुपए में। फिर इसके बाद में आप केबल गायब कर देगा, केबल गायब कर देगा, क्या आएगा, क्या लो, वायरलेस चार्जर। वो कहेगा ना कि वो जैसे आप केबल खरीदने जाओगे 2 हजार की केबल, 2,500 का अडेप्टर, 4,500। वो कहेगा 3,500 में वायरलेस चार्जर ले लो। एक्चुअल में यही इनका फंड है, अपने जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं उनको बिजनेस। ठीक है, हम कहते हैं जैसे कि या तो वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं चीजों को,
जैसे आप सैमसंग है, सैमसंग ने क्या किया, S24 अल्ट्रा क्या कर दिया, आउट ऑफ स्टॉक। A25 भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला, प्रोडक्शन उसने क्या कर दिया, बंद। अब नया, भाई नई चीज तभी तो बिकेगी जब पुराना मार्केट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखिए इसके बाद में यहां पे देखो, इसमें ये क्वेश्चन आया था अभी, इस वाले पोर्ट को जनरली कौन सा पोर्ट कहते हैं, लैन। देखिए लैन पोर्ट कह सकते हैं, या इसी को कौन सा पोर्ट भी कहते हैं, ईथरनेट। और अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी कि इथरनेट पोर्ट्स को, ठीक है, जिस भाग में शामिल किया जाता है उसे दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, एनआईसी। एनआईसी का पूरा नाम आया था अभी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पटवारी के पेपर में आया था ये। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये उस पे पोर्ट बना होता है। ठीक है, यहां पर ये जो पार्ट आते हैं इनके बारे में कोई क्वेश्चन आजकल नहीं आता, ये लाइन इन लाइन आउट जो पहले यूज होते थे वो है। ठीक है, इसके अलावा देखो डेटा ट्रांसफर में आपका यूएसबी है, ऐसे ही आपकी एप्पल की डिवाइसेस पे कौन सा आता है, फायरवायर। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि फायरवायर पोर्ट का IEEE स्टैंडर्ड कौन सा है, IEEE 1390। IEEE कौन, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जितने भी स्टैंडर्ड है इन्हें निर्धारित करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है, IEEE। ठीक है, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये डिसाइड करता है कि केबल की स्पीड निर्धारित करेगा, केबल का पोर्ट निर्धारित करेगा। ये सब चीजें हम आगे सब पढ़ेंगे। ये नेटवर्किंग में जैसे ब्लूटूथ IEEE 802.15 पे काम करता है, ब्लूटूथ वाईफाई IEEE 802.11 पे काम करता है, वाई मैक्स IEEE 802.16 पे काम करता है, लैन 802.3 पे काम करता है, मैन 802.6 पे काम करता है। ये सब निर्धारित है, और एक निर्धारित करने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है वो कौन है, IEEE। ये सब कोई ना कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिसाइडेड होता है, कि नाम कौन डिसाइड करेगा, एड्रेस कौन डिसाइड करेगा। तो एग्जाम में देखो जनरली क्वेश्चन आपके अभी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके पूछे गए, और वो भी किसका पूछा गया है, फुल फॉर्म का। तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंट पोर्ट इन कंप्यूटर, ऐसे नाम से कि कौन सा पोर्ट किसके काम आता है। हुँ? हाँ, चित्र नहीं बनाना, बस बस ये नाम लिख लो, कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पोर्ट। बाकी तो आगे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे हम। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी कि निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग जनरली आपके ऑडियो प्लस वीडियो आउटपुट दोनों के लिए किया जाता है, जो कि कौन सा पोर्ट होता है, HDMI पोर्ट ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए काम आता है। जो आज से तुम्हारे प्रोग्रामिंग की क्लास शुरू हो रही है, ध्यान रखना, बीच में गायब हुए तो बहुत दिक्कतें आएगी, और एक लैंग्वेज गायब हुई, आगे की सब लैंग्वेज गायब है। फिर सी समझ नहीं आई तो C++ गई, जावा गई, पाइथन गई, और DSA भी जाएगा। और पिछली बार करीब करीब इनके सवाल थे 25, ठीक है, प्रोग्रामिंग और DSA दोनों को मिला के। और जैसे कल का पेपर देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का भगवान जाने कौन कौन से सवाल बनाए। जीके में तो अजीबोगरीब, RPSC ने मतलब खतरनाक ही लेवल ले लिया। RPSC और SSC तो पता नहीं बर्बाद करके छोड़ेंगे बच्चों को। SSC भी जीके में पता नहीं ऐसे सवाल ला रहा है, कजरारे गाने में कजरारे करजरारे शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ। अब बताओ। हम्म
अब जैसे तुमसे क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसा बना सकता है कि पुराने समय में कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए, ठीक है, PS2 पोर्ट का यूज किया जाता है। तो बताइए कि कीबोर्ड को जोड़ने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले आपके PS2 पोर्ट का रंग कौन सा है? हम्म, कौन सा? ठीक है, ये जो दिख रहा है ना वो नीला नहीं है, वॉयलेट कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको कौन सा कहते हैं? ग्रीन। अब ये होता है पेपर में, मतलब होता है ना, बर्बाद करना होता है, तो ऐसे अजीबो गरीब सवाल बन सकते हैं। अब जैसे सीरियल पोर्ट में कनेक्ट करने के लिए कितनी पिन का कनेक्टर यूज किया जाता था? तो कितनी पिन का कनेक्टर था? 9 पिन का। ठीक है, आगे जो कनेक्टर लगता है। अब उल्टा सवाल कैसे बना सकता है? आपने 9 पिन कनेक्टर यूज कर लिया, कि सीरियल पोर्ट के अंदर कनेक्ट करने के लिए कितने होल्स का यूज होता है? कितने होल, होल छिद्र है? 9 पिन कनेक्टर है तो कितने छिद्र होंगे? 9। पैरेलल पोर्ट में जनरली कितनी पिन? 16। 16 या 25? पहले 16 थी, फिर कौन सी थी? 25। यह हार्डवेयर का पार्ट है जो आपको बेसिकली आना चाहिए। हम्म, क्या? अब तुमसे जैसे ऐसे एक एग्जाम में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा LPT पोर्ट कहलाता है? LPT पोर्ट निम्न में से कौन सा पोर्ट होता है? हम्म, ऑप्शन कुछ नहीं होते। LPT का मतलब होता है लाइन प्रिंटर, क्या होता है? टर्मिनल। ये आगे भी काम आएंगे हमारे। जैसे मैं आपको नेटवर्क पढ़ाऊंगा, उसमें सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन बताऊंगा। तो सीरियल ट्रांसमिशन के लिए कौन सा पोर्ट होता है? सीरियल। ठीक है, जो एक समय में केवल कितनी बिट को ट्रांसमिट कर सकता है? एक। जो समांतर एक से अधिक बिट को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर सके वो कौन सा? पैरेलल। तो कि जहां हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैरेलल पोर्ट का यूज कर सकते हैं। आजकल तो पैरेलल पोर्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है, किससे? यूएसबी से। आजकल कीबोर्ड जो, आजकल ज्यादातर हम कौन सी डिवाइसेस यूज करते हैं? यूएसबी। आगे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, आगे आएगी ये सब। आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, IEEE के 16 स्टैंडर्ड नेटवर्किंग में। अब जैसे ये जो फायरवायर पोर्ट है ना, ये बेसिकली आपके किस में कंसीडर किया जाता है? यूएसबी के कौन से टाइप में? सी टाइप में। एक तो फायरवायर आता है और एक और पोर्ट आता है जिसका नाम क्या होता है? थंडरबोल्ट। यह हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर में काम आता है। यूएसबी के स्थान पर आजकल जैसे फायरवायर पोर्ट होते हैं, और कौन सा पोर्ट होता है? थंडरबोल्ट। तो इस ज्यादा गति के साथ 10 Gbps स्पीड के साथ में भी डेटा को ट्रांसफर करने में सक्षम। भाई जैसे आपने नाम सुने होंगे यूएसबी 1.0, 2.0, 3.0, इन सब में जो मेजर डिफरेंस है वो किसका है? स्पीड का, डेटा ट्रांसफर स्पीड का होता है। ये बेसिकली जो पार्ट आपके होते हैं, जैसे इनको हम क्या कह सकते हैं? ऑडियो जैक भी कह सकते हैं। सुना नाम ऑडियो जैक? पहले आपने देखा होगा फोन में भी आता था, स्पीकर में भी आता था। और ये सामान्य रूप से इसमें 3.55 mm का क्या आता था? आगे जैक आता था। ये सब नेटवर्किंग में भी यूज होते हैं। जैसे ये है, इसमें जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर जनरली आपका कौन सा कनेक्टर होता है? RJ45
कनेक्टर आगे लगा होता नहीं प्लास्टिक का, अगर आपने देखा हो तो RJ45 कनेक्टर कहते हैं उसको। तो नेटवर्किंग के लिए सबसे ज्यादा कौन से पोर्ट की जरूरत है आपको? लैन पोर्ट। लैन पोर्ट नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर को किससे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं? नेटवर्किंग। वाईफाई हर जगह नहीं है ना। वाईफाई भाई, वाईफाई कम है ना। वाईफाई आपके अगर बात करें भाई, जैसे समझो कि वाईफाई से आप डायरेक्ट तो कनेक्ट करोगे, लेकिन वाईफाई से स्पीड, वाईफाई हमेशा यूज किया जाता है मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप सीधे ही अगर बात करें डी आपके मॉडेम से, जो राउटर है, राउटर से सीधा केबल अगर आप अपने कंप्यूटर में लगाओगे, स्पीड देखना कितनी फास्ट आती है। केबल में स्पीड हमेशा क्या होती है? फास्ट होती है। इसीलिए तो उसे बाउंडेड मीडिया कहते हैं, गाइडेड मीडिया कहते हैं। डिपेंड करता है राउटर पे, कि राउटर कैसा यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। हो गया नोट? चलिए, अब याद रखना कि देखो एक चीज ध्यान रखना, कि जब भी किसी भी कंप्यूटर में आपको किसी हार्डवेयर को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने यहां पर एक लाइन लाइन लिखी थी, याद रखना कि वेन एवर यू वॉन्ट टू कनेक्ट डिवाइसेस आपकी डायरेक्टली, जब भी सीधे जोड़ना हो आपको, तो सीधे जोड़ना हो तो आपको कौन से भाग की जरूरत पड़ेगी? पोर्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको अगर पूछा जाए कि किसी आपके सिस्टम की क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है, जब भी आप क्षमता को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको फिर पोर्ट की जरूरत नहीं है। फिर आप पोर्ट का यूज नहीं करोगे, आप फिर यहां पे जो लगे हैं ये वाले, जिन्हें क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। तो ये हम कहते हैं ना, किसी भी सिस्टम की क्षमता का विस्तार करने के लिए, ठीक है, जो भाग यूज किया जाता है वो स्लॉट। तो रखो, देखो याद रखना, जोड़ने की जब भी बात होगी पोर्ट, रखने की जब भी बात होगी, रखने की बात होगी तो स्लॉट। जैसे हम कहते हैं ना, मेमोरी कार्ड कहां लगाते हैं? स्लॉट में। सिम कार्ड कहां रखते हैं? स्लॉट में। ठीक है, लेकिन जोड़ने की बात होती है तो जोड़ने में हमेशा किसकी बात करेंगे? पोर्ट की बात करेंगे। तो ये आपका बेसिक भाग है जो हमें याद रखना है। अब देखो, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की जब भी बात करें तो हमने कहा कि कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर है, उन हार्डवेयर का वर्गीकरण कितनी तरह से किया गया है? 4 तरह से। तो पहला जो पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट, जो इस यूनिट में सिलेबस में है। तो देखो इनसे कैसा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन आया था सीटी 2023 में, एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखिए क्वेश्चन है कि आपका निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटर, कि प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपको स्कैनर, कि स्कैनर इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का उदाहरण हो सकता है। देखिए तीसरा ऑप्शन है आपका यहां पर दिया गया है कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, संचार उपकरण, ठीक है, और फिर इसके बाद में अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्टाइलस। ये तो एग्जाम में देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन आपका इनपुट का उदाहरण है, कौन आउटपुट का उदाहरण है, कौन इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण है। बताओ क्या आएगा? एग्जाम्पल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मतलब जो इनपुट में भी यूज होता है और किस में भी यूज होता है? आउटपुट में। बताओ क्या प्रिंटर इनपुट आउटपुट दोनों हो सकता है?
हाँ या नहीं? नहीं। कि प्रिंटर जस्ट ए प्रिंटिंग डिवाइस है, और प्रिंट करने वाली डिवाइस को हम कौन सी डिवाइस कहेंगे? आउटपुट। स्कैनर की जब बात करें तो स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, तो जो स्कैन करने का काम कर रहा है वो कैसी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। अब इसमें दो नाम है, स्टाइलस। स्टाइलस नाम कौन कौन जानता है? स्टाइलस कौन कौन नहीं जानता? हम्म? बताओ कौन कौन नहीं जानते? ये क्या होता है? ये हाथ हाथ ये होता है, हैं? नहीं जानते तुम स्टाइलस? नहीं जानते तुम स्टाइलस? अरे ये क्या है? स्टाइलस। ठीक है, जैसे फोन में, टैब में, सब में इनपुट करने के काम आता, वो क्या है? स्टाइलस। तो सबने ज्यादा दिमाग लगाया सूचना साइक टच पैड में इनपुट करने में स्टाइलस का उपयोग करते हैं, जबकि गलत था। टच पैड में इनपुट फिंगर से होता है। तो ये इनपुट करने के लिए फिंगर। तो याद रखना कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो कौन सी डिवाइस होगी? कम्युनिकेशन। देखिए, जितनी भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन मतलब जिनसे हम सिग्नल प्राप्त करते हैं और सिग्नल भेजते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जांपल फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का उपयोग हम मैसेज को भेजने और मैसेज को प्राप्त करने के लिए करते हैं। देखिए, ऐसे आपने जो आपके मॉडेम का नाम सुना होगा। मॉडेम से सिग्नल जाते हैं, मॉडेम से सिग्नल आते हैं। तो हमारे देखो एग्जाम में पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल पर बेस आता है, तो हमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। देखो समझो, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे इसमें। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके आ सकते हैं वो हमें यहां पे ध्यान होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें उन एग्जाम्पल्स के बारे में पता होने चाहिए जो आपके इनपुट में भी काम आते हैं और किस में भी काम आते हैं? आउटपुट में। तो यहां पर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों होती है। चलिए, तो यहां पर देखो, सबसे पहला जो नाम, जो सबसे प्रचलित नेम आपको ध्यान रखना है, जैसे कौन सी मशीन कहलाती है? फैक्स मशीन। फैक्स मशीन के बाद में कौन सी डिवाइस हो सकती है? मॉडेम। मॉडेम के अलावा आपके जो पार्ट यूज होते हैं, जैसे टच स्क्रीन। टच स्क्रीन प्योरली ना तो इनपुट है, प्योरली ना आउटपुट है। क्योंकि टच इनपुट के काम आता है, स्क्रीन किसके काम आती है? आउटपुट के काम आती है। और डिवाइस बताओ। हम्म? अरे और कोई डिवाइस, जैसे नेटवर्किंग में एक डिवाइस आती है एनआईसी। एनआईसी को भी इसमें शामिल किया गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेट मोबाइल फोन बोल सकते हैं। इसके अलावा हम कहीं कहीं पे कंसीडर कर सकते हैं, किसको भी कंसीडर कर सकते हैं? पेन ड्राइव। देखिए, प्रमुख रूप से ये होती है। बाकी देखो, यहाँ पे कंप्यूटर में आपके कौन सी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस। आप कह रहे हैं कुछ डिवाइस ऐसी होती है जो किसी भी सिस्टम में केवल आउटपुट के लिए। तो आउटपुट में देखो, सबसे पहली जो डिवाइस होती है जिसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। ठीक है, हम कहते हैं मॉनिटर कह सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसी को वीडियो कह सकते हैं, या फिर आपके क्या कह सकते हैं? स्क्रीन। अभी मॉनिटर की तरह डिस्प्ले करने के लिए एक भाग का यूज किया जाता था, जो नाम याद रखना, जो कि कौन सी डिस्प्ले होती है? ब्रेली डिस्प्ले। ऐसे डिस्प्ले करने के लिए आप सबको पता है किसका यूज होता है? प्रोजेक्टर। ठीक है, हम कहते हैं कि आवाज को सुनने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? स्पीकर। स्पीकर के अलावा, जैसे हम कहते हैं स्पीकर तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, आजकल किसको हम कहते हैं? हेडफोन्स जो होते हैं जिसमें स्पीकर्स लगे होते हैं, वो यूज हो सकते हैं। हेडफोन के अलावा, ठीक है, आजकल हम कह सकते हैं कि स्पीच सिंथेसाइजर। तो याद रखना कि जो स्पीच सिंथेसाइजर आपका होता है, तो आगे हम याद रखना कि जब भी किसी भी टेक्स्ट को आवाज के रूप में बदलना है, स्पीच के रूप में बदलना है, तो कौन है? स्पीच सिंथेसाइजर। ऐसे हम कहते हैं प्रिंटिंग करने के लिए जिस पार्ट का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या कहलाता है? प्रिंटर। बड़े चित्रों को प्रिंट करने वाली डिस्प्ले डिवाइस क्या होती है? प्रोलो। बाकी आजकल कुछ नई आपकी नई टेक्नोलॉजी पर बेस है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना हो तो वी आर गोगल्स। सुना है? कहीं कभी गए हो गेमिंग जोन में? नहीं गए? वैशाली में कभी जाके आओ। वर्चुअल रियलिटी।
ठीक है, जिसमें होता है ना गूगल्स लगा दिए जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि वास्तविक रूप से आप स्टेडियम में खड़े हो और क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, तो ये जो पार्ट यूज होते हैं, ऐसी कंप्यूटर में कुछ ऐसी डिवाइस होती है जिन्हें कंसीडर किया जाता है एज ए कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। कुछ डिवाइस है जो सिर्फ इनपुट में काम आती है, जैसे कि सबसे प्रचलित डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड। क्या आप कह रहे हैं कि कीबोर्ड सबसे ज्यादा काम आने वाली डिवाइस है? कीबोर्ड के बाद में कौन सी डिवाइस होती है, माउस। माउस की तरह कार्य करने वाली जो डिवाइस है कौन सी है, टच पैड। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस में कौन सी होती है, लाइट पेन। ठीक है, या फिर कौन सी डिवाइस हो सकती है, स्टाइलस। ठीक है, आपके स्टाइलस के अलावा जैसे आपकी ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल जैसे गेम खेलने के लिए जो डिवाइस काम आती है कौन सी होती है, जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक हो सकती है। इसी तरीके से आपका यहां पर डिजिटाइजर। ठीक है, डिजिटाइजर भी एक पार्ट होता है, और डिजिटाइजर जो पार्ट होता है इसी को हम जनरली किस नाम से जानते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट कहते हैं। एक ग्राफिक्स टैबलेट के बाद में अगली जो डिवाइस आपको ध्यान रखनी है, स्कैनिंग में कौन सी डिवाइस होती है, स्कैनर। स्कैनर के बाद में आप सबने माइक का नाम सुना है। ठीक है, माइक हो सकता है। माइक को ही आजकल हम यहां पर कई जगह कंसीडर करते हैं एज ए किसके रूप में, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के अलावा आजकल एसआरएस वर्ड यूज होता है। एसआरएस का मतलब होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आप कहते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। इसके अलावा जैसे आपने बायोमेट्रिक का नाम सुना होगा। ठीक है, हम कहते हैं बायोमेट्रिक मशीन जो होती है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। इसके अलावा आप लोगों ने डिजिटल, ठीक है, डिजिटल कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा के अलावा आपका कौन सा हो सकता है, वेब कैमरा। इसके अलावा आपके एक पार्ट आता है किम्बॉल टैग रीडर। ठीक है, किम्बॉल टैग रीडर होता है। कई कई जगह आजकल नई टेक्नोलॉजी है, आरएफआईडी रीडर आ गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर होता है ना। बाजार से आप दो मॉल से कोई वस्तु उठा के लाओ, जैसे गेट पे टी 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 करने लग जाता है वो वस्तु को चोरी होने से बचाने के लिए काम लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने नाम सुना होगा एमआईसीआर का। ठीक है, ओसीआर का, बीसीआर का, ओएमआर का। ठीक है, आपके या फिर क्यू आर कार्ड। ठीक है, आपका क्या कहलाते हैं, रीडर। ऐसे कई जगह पे पहले यूज होते थे कौन से, मेमोरी कार्ड। क्या होते थे, रीडर। तो इनपुट में तो बहुत सारी डिवाइसेस, आप कहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड डिवाइसेस होती है, उन सभी डिवाइसेस की बात होती है। तो जनरली देखो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि कौन इनपुट है कौन आउटपुट है, और कौन इनपुट आउटपुट दोनों। जैसे आजकल इनपुट में किसका यूज होता है, आईओटी पर बेस्ड सेंसर। आगे होता है ना, सेंसर्स होते हैं, जैसे मॉल में जाते हैं तो एंट्री करते गेट खुल जाता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो वो क्या किस पे काम कर रहे हैं, सेंसर्स पे, जो आईओटी डिवाइसेस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले एग्जांपल्स लिख लो, आओ। हम्म, तो तुम्हारे सामने बालक आया है, नाम है शिवम। अब तो है शिवम शर्मा। ठीक है, और सूचना सहायक में अभी पोस्टिंग हुई है, कहाँ है पोस्टिंग, पैसे वाली जगह पे। भाई अब इस बार सबसे बढ़िया फायदा है आईए को। नगर निगम, जेडीए, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, आरटीओ, जहां जहां वसूली होती है वहां वहां सूचना सहायक है। लेकिन वर्तमान में इन सबको एसआईआर में लगाया हुआ है, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा है। तो वैसे भी ठीक है, सरकारी नौकरी लगने के बाद में बदल जाता है समय। ठीक है, और जैसे आप आईए बने हो, तो वे जैसे आप भी कंप्यूटर अनुदेशक बनोगे, कभी मौका मिलेगा तो तुम अकेले या साथ में लेकर आओगे। हम्म, अकेले, और जैसे होता है ना कि अभी अकेले हो बाद में ब्याह हो जाएगा, तो साथ में मिलके दर्शन करने आओगे, हैं? तो बढ़िया से देखो, मेरा यही कहना होता है कि बढ़िया से तैयारी करो, सरकारी नौकरी करो। ठीक है, अभी आइए आइए तो बहुत सारे लगे हैं वो, लेकिन बेचारों को एसआईआर में लगा रखा है सबको। ठीक है, अभी फ्री हो जाएंगे। तो वैसे ही है। और खास बात यह है कि एक बड़ा प्रेशर होता है, ये
सेम जगह से सीकर से, और सबसे बड़ी बात पड़ोसी रह गया, तो प्रेशर और ज्यादा हो जाता है कि भाई सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये भावी कंप्यूटर अनुदेशक हैं, इनमें से कुछ ऐसे साथी भी हैं जो तुम्हारे साथ के हैं, जो किसी वजह से एक नंबर आधे नंबर से रह गए थे। ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि सिलेक्शन इस बार होना चाहिए, स्पेशली किसका, सबका, सबका तो होना ही चाहिए। तुम्हारा, ये तुम्हारा इस बार सिलेक्शन कहाँ का, इधर 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 ये, हम्म, कहाँ कमी रही आई है में, 4200, लास्ट वाली जीरो हटानी है इस बार, 420। मतलब चार, मैं तो कह रहा हूँ और अच्छे से रैंक लेके आओ, ये सबसे अच्छी बात है। तो इनको कुछ मोटिवेट करना चाहोगे? वैसे तो मोटिवेट है। अब जो नहीं आते वो तो किसी के नहीं आते, मैं भी क्या करूं? हाँ हाँ, मैं भी क्या करूं इसमें। जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं हमेशा क्लास में एक लाइन कहता हूँ, मैं 100 में से 100 क्वेश्चन सही नहीं करवा सकता, लेकिन मैं उतने क्वेश्चन सही करवा सकता हूँ जितने में आपके एग्जाम में क्या हो सकते हो, सिलेक्शन। बस क्या है, पिछली बार भी मैं यही कहता था सबको, मैं भैया इस बार 40-40 लाने हैं, और 40 तो मैं सही करवा दूंगा। अब लेकिन एक्चुअल में लोगों ने क्या किया, 40 पे रुके ही नहीं ना, 50 पे भी नहीं रुके, 60 पे भी नहीं रुके, कहीं तो रुकते। ठीक है। और 70, सर हम तो 70 कर गया है, हम तो 80 कर गया है, क्यों करा गया है? अभी भी यही होगा। देखो मैं ये कहता हूं, पेपर जितना कठिन आएगा ना उतना अच्छा है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि पेपर कठिन से कठिन आए, और जब कठिन से कठिन आता है तो हम जो तैयारी करते हैं उस तैयारी का हमें क्या मिलता है, फायदा मिलता है। बाकी तो अगर बात करें, अगर पेपर इजी आता ना, सब बराबर हो जाता है, गधे घोड़े सब बराबर है। जैसे 2018 का आईए का पेपर, मतलब वो आरएससीआईटी जैसा पेपर था। ठीक है, जिसमें आता था वो सबको आता था, और जो नहीं आता था वो किसी को नहीं आता। ठीक है, लेकिन इस पेपर में भी आपको देखो आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि फर्स्ट पेपर पे स्कोर कर लो। ठीक है, फर्स्ट पेपर ये होना चाहिए कि 70+, 80+ नंबर लेकर आ जाओ। ठीक है, 70-80 नंबर फर्स्ट पेपर में लेके आओगे तो सेकंड पेपर की टेंशन ही नहीं है ना। सेकंड पेपर में तो टारगेट डिसाइडेड है कि मुझे 50+ करके रुक जाना है बस। ठीक है, अगर सही आते हैं तो करो, नहीं तो रोक लो। ठीक है, मेन एग्जाम में देखो हमेशा सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होता है जो एग्जाम में संतुष्ट हो जाता है कि मुझे यहाँ रुक जाना है। ठीक है, और आपके साथ में तो चैलेंज है, आपके पास में टाइम 2 ही घंटे है, आपका टाइम रुक जाता है, आप नहीं रुकते हो उसमें। और पहला पेपर बहुत चैलेंजिंग है, पिछली बार की तरह 50 सवाल रीजनिंग के आगे तो 50 सवाल करने में ही टाइम चला जाएगा। इसलिए सब पेपर में अप्रोच भी बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट। जैसे इनके पेपर में मैं बार बार इनको यही कहता था, रीजनिंग पढ़ो। मैं कभी ये नहीं कहता था कंप्यूटर पढ़ो, मैं हमेशा इनको क्या कहता था, रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग नहीं पढ़ते, अभी भी मैं तुम्हें बोलूंगा तो तुम रीजनिंग नहीं पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा बहुत सरल है, कर लेंगे। जबकि रीजनिंग स्कोरिंग है, 50% वेटेज केवल किसका है, रीजनिंग। ठीक है, और अधीनस्थ बोर्ड जान, और अधीनस्थ बोर्ड ने रीजनिंग में थोड़ा सा भी पजल डाल दी, 10-12 पजल डाल दी, गेम खत्म। पजल आपके एक एक पजल में 10-10 मिनट लग जाते हैं। ये बस वही वाली कहानी है कि बस ये मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो ना उतने मॉक टेस्ट दो, मैं तो कहता हूँ। टेस्ट से बिल्कुल मत डरो। ठीक है, कई लोग क्या होता है ना, आज टेस्ट है इसीलिए मैं टेस्ट कभी बता के लेता ही नहीं, कभी नहीं लेता। और मैं बता रहा हूँ, टेस्ट में जबरदस्ती दिलाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे पिछले आईए में तो मैंने, आईए में तो पिछली बार क्या किया था, पिछले से कंप्यूटर देशक में तो मैंने पता है क्या किया, टेस्ट जबरदस्ती दिलाया है। नौ, सुबह 8 से 11 क्लास लगती थी मेरी, 11 से एक टेस्ट होता था, और 1 से फिर क्लास होती थी मेरी। अब जो नहीं आया वो 6 घंटे बर्बाद हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमें देखो, मैं कहता हूं टेस्ट पढ़ाई से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। मैं बार बार प्रैक्टिस पे फोकस करता हूं।
कि प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप एग्जाम में सफल हो जाओगे। आपने देखा ना, आप अब तो नहीं जाते, नहीं तो पहले इंडिया वाले क्रिकेट मैच में डरते थे तो नेट वेस्ट खेलने जाते थे, इंग्लैंड खेलने जाते थे, क्योंकि बाहर के बॉलर डराते थे। अब हम सब खेलने लग गए, बाहर खेलने लग गए, और जब से आईपीएल होने लगा बाहर के बल्लेबाज स्पिनरों को धोने लगे हमारे वालों को, कि खेलने लग गए, यहाँ पे आदत बन गई। तो टेस्ट एग्जाम का माहौल क्रिएट करता है। और मैं एग्जाम तक तुम्हारे करीब करीब 100 पेपर ले लूंगा। अब 100 पेपर तुमने दे दिए और उनका एनालिसिस कर लिया, हर पेपर में 100 सवाल, कितने सवालों के 10,000, 10,000 क्वेश्चन तुमने अगर एनालिसिस कर लिए तो कोई भी एग्जाम दो फिर तुम, ठीक है, तुम्हारा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस कंसिस्टेंसी। अब कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, जिसमें पहली चीज कंसिस्टेंसी, ठीक है, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा कमिटमेंट। तीन चीजों को लगातार रखो एग्जाम तक, फिर देखो तुम आईए क्या आईएएस का एग्जाम दे लो तुम फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। अब तुम्हारे क्लास में कई जने ऐसे हैं जो फीस जमा करा के आज तक शकल दिखाने नहीं आए, बोले सर आएंगे, पता नहीं कब आएंगे वो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ना कि मेन फोकस करिए पढ़ाई पे। और कुछ होगे तो मेन सरकारी नौकरी के बाद कैसा लग रहा है, बस सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होता है। वही है, जो कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा वो सब यही कहते हैं कि अब हमने तो पहले ही कहा था तू कर लेगा, बस यही होता है। हाँ। हम्म। भाई, फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है, टारगेट। कोई टारगेट नहीं है। टारगेट उनको दिया जाता है जिनके पास में, हम कहते हैं कि इतने नंबर लाने हैं, वो टारगेट बाद की बात है। अभी टारगेट तुम्हारा, जब एग्जाम दोगे तो तुम्हारे पास में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है। ये सोच के जाओगे मुझे 90 करने हैं तो फेल हो जाओगे। पेपर पे डिपेंड करता है सब। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ होती नहीं है ना पहले। मैं जैसे पिछली बार, फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस बार फर्स्ट बार एग्जाम दे रहा हूं। इंसान लाइफ में बहुत सारे काम फर्स्ट बार करता है, अगली बार का मत सोचो। कई बार ऐसा सोचते हो कि पहली बार ब्याह कर रहा हूं, इस बार देख लेता हूं, थोड़ा बहुत जैसा हो रहा है वैसा कर लेता हूं, अगली बार और अच्छे से करूंगा। फर्स्ट एंड लास्ट। और मैं कहता हूं सिलेक्शन पहली बार में जितना इजी हो सकता है ना, उतना इजी दूसरी बार में नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरी बार जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास डाउट होते हैं, यार मेरे को तो ये पढ़ा हुआ है। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग वालों को स्पेशली, जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आती है वो 8वां सेमेस्टर बैक देता है, M1 की, M2 की, फिजिक्स की, ट्रिपल ई की, क्योंकि हमें लगता है कि पढ़ा हुआ तो है ही। ठीक है, हम क्या करते हैं दिमाग में वो, तो इसीलिए तो देखो आपके जिसके एग्जाम में सप्लीमेंट्री आ जाती है, सप्लीमेंट्री के बाद कप्लीमेंट्री आती है। एक्चुअल में अब नहीं हो रहा, फेल नहीं करते, पहले तो पास कराने के लिए इतने सारे एग्जाम देते थे। एक्चुअल में फर्स्ट टाइम जो होता है ना, दिमाग एकदम फ्रेश होता है। और हमेशा क्या होता है, खाली दिमाग में चीजों को बढ़ना बहुत आसान है। लेकिन भरी हुई चीजों में फिर दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाता है, पहले उसको हटाओ फिर नया करो ये। तो एक बार फोकस करो, इतनी बार तैयारी, मान लो जिसने पहली बार तैयारी करी वो कर लो, और जिसने अगर मान लो कि एक बार कर ली, अब फेथ है बस। कुछ नंबर से रहना, मैं मानता हूं कि असफलता नहीं होती, क्योंकि सब तो पास हो ही नहीं सकते। अब हो सकता है कि भाई आईएम, जैसे कंप्यूटर आईएम में इतनी सीटें हैं तो इतनी ही तो पास हो सकता है कुछ नंबर वाले, लेकिन इस बार जरूर पास होंगे, मेरे से लिखवा के ले लो। जैसे मैं हमेशा कहता था अनुदेशक में नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन सूचना सहायक में हो जाएगा, सूचना सहायक में हो गया। अब सूचना सहायक में अगर आप मार्जिन पे रहो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे रहे हो, जैसे इन्होंने कहा 4,000 रैंक आई, अरे भैया एग्जाम 70,000 ने दिया, 70,000 में से तुम 4,000 में तो आए, 3700 ही तो थी सीटें, लगभग पहुंच ही गए थे तुम। बस लेकिन इस बार तैयारी अगर लगातार रखोगे
तो वो 4,000 से 400 में आते देर नहीं लगेगी। बस हमें, मैंने बोला ना, लगातार आंख बंद करके लगातार एक ही चीज पर फोकस करो। ठीक है, जैसे वो तुमने देखा इंस्टाग्राम पे रील वायरल होती है। ठीक है, वो जैसे नहीं देखा कि वो एक रील इंस्टाग्राम पे तुमने देखा होगा कि, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी, वो चाटा मारती है, फिर वापस जाता है, विल यू मैरी मी, फिर विल यू मैरी मी, विल यू, और 50 बार उसको, उसके बाद में वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसका मतलब ही क्या है? कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस। और नहीं तो होता है क्या, तुम इसको बोलते विल यू मैरी मी, दूसरी को बोलते विल यू मैरी मी, दोनों मिलती, मेरे को भी बोला था, दोनों ही नहीं गई। यही होता हमारे साथ। एग्जाम अनुदेशक एक के पीछे पड़ जाओ, सीधी सी कहानी है। सिलेक्शन तभी होता है जब आप एक के पीछे पड़ जाओ। आईएएस कौन बनता है? उसके दिमाग में होता ही नहीं है फिर कोई एग्जाम। ठीक है, हमारी आदत होती है कि बीच में तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल आ गया, कांस्टेबल बन जाओ, चतुर श्रेणी बन जाओ, ये बन जाओ। हमें लगता है सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो एक के लिए, आप कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, तो अनुदेशक के पीछे पड़ जाओ। बीच में तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई है भी नहीं अब। कोई पटवारी नहीं, कोई कांस्टेबल नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल क्या है? अनुदेशक। कोई है ही नहीं बीच में। सबसे खास बात ये है, बीच में डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं। बीच में सीटी है, सीटी तो हंसते खेलते वैसे ही पास हो जाओगे तुम। भाई तुम पहला पेपर पढ़ ही रहे हो, कंप्यूटर पढ़ ही रहे होगे पास। और सीटी में सीटी में तो टारगेट है, टारगेट है कि भाई पिछली बार 40% था, ठीक है, इस बार 60%, अभी हुआ नहीं है, पर ज्यादा 50-55 की चल रही है, कितना भी हो टारगेट तो है ना वहां। तो उसमें ये पता है कि तुम्हें छोड़ के जाना है। क्या छोड़ के जाना है? जो हम नहीं पढ़ रहे वो छोड़ के जाना है। बस केवल जैसे यही पढ़ लो, बस सारे सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, पास हो जाओगे। तो ये ध्यान रखो। ठीक है, चलिए, ये नोट कर लो, आगे हम कल पढ़ेंगे इसको।